हेलो गाइस, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो जब भी आप अनअकैडमी से कुछ भी परचेस करें, कैपिटल में झासर कोड यूज करना। आप अगर खरीद रहे हो अनअकैडमी से कुछ या आपका फ्रेंड खरीद रहा है तो हेल्प कर दो उसकी। झासर कैपिटल में कोड उसको दे दो या आप यूज कर लो, ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा हर एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कोई भी कोर्स खरीदो अनअकैडमी से, झासर कोड यूज करोगे तो ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा आपको। और साथ ही साथ अभी इनके प्राइजेस बढ़ने वाले 23 दिसंबर 2021 से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तुरंत परचेज कर रहे हो कुछ भी अनअकैडमी से, तुरंत कर लो। यहाँ पर इनके बैचेस भी हैं काफी सारे जनरल स्टडीज के, और ऑप्शनल की आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। वन टाइम ऑप्शनल का कोर्स परचेज करना है, जो ऑप्शनल चाहोगे वो ऑप्शनल ओपन हो जाएगा और सभी के सभी। राइट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ऑप्शनल की टेस्टिंग करना, कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जैसे उन्होंने पीएसआई और ऑप्शन ले लिया, थोड़े समय बाद समझ में नहीं आ रहा तो वो स्विच करें। तो एक बार पेमेंट करने के बाद स्विच करने में डिफिकल्टी आती है, यहां पर आप स्विच कर सकते हो। मतलब आपके लिए सब ओपन है। मतलब एक ऑप्शनल के लिए परचेस करो, सब फ्री में मान के चलो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। राइट, अभी 4 ऑप्शनल के कोर्सेज जो है वो लॉन्च हुए हैं 15 दिसंबर को, और 6 ऑप्शनल के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं 8 दिसंबर को। देख लीजिए, अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो अभी अभी कोर्स शुरू हुआ है, ज्वाइन कर लो। और अगर इनमें से ऑप्शनल नहीं है तो वहां पर सर्च कर लो, और भी जो है वो कोर्सेज शुरू हुए हैं। राइट, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, रिकॉर्डिंग्स तो वहां पर आपको ऑलरेडी मिली जाएगी। बाकी अभी ये नई लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं, कर लो। और कोड एक ही यूज करना है, कैपिटल में झासर का। और अभी फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी है इनकी, रेगुलर बेसिस पर चलती है। राइट, और रेगुलर बेसिस पर मंडे टू सैटरडे, पूरी संडे को भी इसका कॉम्बैट होता है। और संडे के कॉम्बैट में तो अभी इस बार तो ये इनाम वगैरह भी दे रहे हैं, तो सभी लोग एनरोल हो जाओ संडे के कॉम्बैट में। आईपैड वगैरह, एचपी का लैपटॉप, यानी कि 1000 लोगों को कुछ इनाम मिलेगा। राइट, 1000 लकी पार्टिसिपेंट जो है उनको मौका मिल जाएगा जीतने का ये इनाम। तो टेस्ट तो देखो, इनाम के लिए मत टेस्ट करो। राइट, टेस्ट दो, इनाम के लिए मत टेस्ट दो। टेस्ट दो आपकी नॉलेज के लिए, राइट, आपको इंप्रूव करने के लिए। और ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, इसको कभी प्राइमरी चीज कभी मत मानना। राइट, ये सेकेंडरी चीज है। मेन चीज है आपकी परफॉर्मेंस। नाम के आगे आईएएस लगना, आईपीएस लगना, वो मेन है आपके लिए। और जब भी यानी कि इस कॉम्बैट में इनरोल हो गए तो कोड मांगेगा, और तो कोड आपको पता है क्या देना है, कैपिटल में झासर। कोई भी आपका दोस्त परचेज कर रहा है, कहीं पर भी कोड मांगा जा रहा है, झासर ही यूज करना है। राइट, और अनअकैडमी के बहुत सारे आपको, मतलब जैसे कि इसमें तो लोन वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और ईएमआई पे भी इवन आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर 0% ईएमआई पे कोर्सेज मिल जाता है। राइट, तो आप ले सकते हैं। राइट, कोड एक ही यूज करने का है, झासर कैपिटल में। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, विदेशी अधिकरण। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत। विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है क्या? तो इसको सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये एक कोर्ट है, ये एक न्यायालय है, ये स्पेशल कोर्ट है जिसका काम है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन इंडियन सिटीजन है, कौन इंडियन सिटीजन नहीं है, ये डिसाइड करना। मतलब कि जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, राइट, जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ये साबित करने के कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, तो उन्हें इस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या नहीं है। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस जो आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का काम क्या है, ये डिसाइड करना कि कौन इंडियन सिटीजन है या नहीं। या फिर इसको इस तरीके से भी आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं, या ध्यान में रखिएगा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जो लोग इंडिया के नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेनर। तो फॉरेनर्स का ट्रिब्यूनल है, मतलब इस कोर्ट में आकर जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे होते हैं उन्हें यह साबित करना होता है कि वो इंडियन सिटीजन है, वो फॉरेनर नहीं है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इस कोर्ट के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं गाइस, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स आसाम जुडिशियल सर्विस के, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिविल सर्वेंट जिनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो सिविल सर्वेंट होंगे, राइट, यानी कि सिविल सेवक जो होंगे, ये सचिव या अतिरिक्त सचिव यानी कि सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए।
मतलब कि सिंपल शब्दों में आप लोग जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप आईएएस बनोगे तो आप भी जो है वो इस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के मेंबर बन सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा एक एडवोकेट होते हैं जिनके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकालत का 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। तो ये इसके टोटल मेंबर्स हम लोग को कुछ देखने को मिलते हैं अलग अलग फील्ड से जिन्हें चुना जाता है, राइट। और स्पेशली जुडिशियल एक्सपीरियंस जो है वो उनको होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी थिंग, राइट, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को कौन इस्टेब्लिश करता है, इसका गठन कौन करता है? तो कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? तो आप लोग जो आईएएस ऑफिसर्स बनोगे और आपको आगे चल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलेगी, तो आपके पास ये अथॉरिटी होगी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की। क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है? तो नहीं, केंद्र और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले जो हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास ये पावर होती थी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की। बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को अमेंड किया और अमेंडमेंट के बाद हमें 2019 का यानी कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट ऑर्डर 2019 जो देखने को मिला, उसके तहत पावर ग्रांट कर दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना, पहले केंद्र के पास ही सिर्फ पावर थी, फिर 2019 के अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अब पावर है क्या करने की? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करने की। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। एंड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे क्या कोई भी व्यक्ति जाकर कंप्लेन कर सकता है या अपील हो सकता है, राइट? तो यस, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का जो अभी रिसेंट 2019 का अमेंडमेंट हुआ, 1964 के ऑर्डर का जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसके तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है वो इस कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। इससे पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज थी या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो ही इस कोर्ट में अप्रोच कर सकते थे। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। इतने पॉइंट्स अगर आपको पता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक अच्छा आंसर लिखने के। और इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर का और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। गाइज, हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम। तो सिंपल शब्दों में मैं इसको आपको समझाने के लिए कहता हूं इंश्योरेंस कंपनी, बैंकों की इंश्योरेंस कंपनी। तो सरकार ने ये इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करी, आरबीआई के अंडर ये कंपनी आती है। किस पर्पस के लिए सेटअप करी? टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स। अगर कोई बैंक विफल होती है या डूब जाती है तो उस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह कंपनी ओपन की गई। अब इंश्योरेंस यहां पर शब्द यूज किया गया है, इस चीज को पकड़ो आप। हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि उससे फायदे क्या मिलते हैं। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, राइट। कल को कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी को कोई इश्यू आ जाता है तो आपने अगर अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ होता है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हॉस्पिटल के इलाज के पूरे खर्चे को झेलती है कि नहीं? ये चीज होती है। चलो और इजी पे चलते हैं। आपकी गाड़ी है, राइट, कि लेट्स से कि आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी थी, किसी ने उसको आकर ठोक दिया, राइट, आपकी गाड़ी को हो गया डैमेज, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओगे, क्लेम करोगे कि मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, आप अपनी गाड़ी वहां पर रखवाओगे, एक आधी हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन में आपकी गाड़ी बनकर वापस आ जाएगी, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो उस पर बस आपको प्रीमियम देना होता है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है 10-12 हजार के आसपास, 15 हजार के आसपास जो है वो आता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लान्स के ऊपर। बट बेसिकली 8 से लेकर 10-12 हजार तक इंश्योरेंस मिल ही जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग को देखने को होता है कि अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस 5-1 लाख तक की अगर हम बात करें तो कवर करने का। एंड मैं हमेशा ये बात कहता हूं, दोबारा से इस बात को जो है वो कहूंगा कि आप जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराएं। बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि मैंने लिटरली घर परिवार को परेशान होते हुए देखा है।
हमें लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा, स्वस्थ है हम, बट आने वाला समय हमें नहीं पता कैसा होगा, क्या बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। बट अगर मेडिकल इंश्योरेंस रहता है तो हम निश्चित रहते हैं कि कल को कोई इश्यू हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देख लेगी, राइट। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के बिल। तो एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से अपने एटलीस्ट पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का जरूर इंश्योरेंस आप लोग करवाएं, मेडिकल इंश्योरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलेंगे कि सर हम तो अर्निंग हो ही नहीं पाती हमारी, हम कैसे करवाएं, राइट। 10-15 हजार रुपए कहां से लेकर, आपने तो आसानी से बोल दिया कि 10-15 हजार रुपए का कराओ, राइट, बट कहां से लेकर आए पैसा। देखो यार, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आप आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने वाले हो, राइट, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर सकते हो। मुझे क्योंकि आपके ऊपर भरोसा है, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। यार मैंने 12th क्लास अपनी फिनिश करने के बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया था, आपको भी बनना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। देखो यार, आपके क्या होंगे, मुश्किल से 5-7-8 हजार रुपए महीने का एक्सपेंस होगा आपका, उससे ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ में 5-7-8 हजार, 10 हजार रुपए बहुत होता है। अब महीने में अगर आप 5-7-8 हजार रुपए अगर कमा लो, यार लेट्स से कि 5 हजार रुपए आप कमा लो, तो उसमें 2 हजार रुपए आप अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के लिए दे सकते हो। 3 हजार रुपए बहुत है, राइट। 3 हजार रुपए बहुत है अपने पूरी पढ़ाई को, अपने एक्सपेंसेस को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। बट हाँ, अगर आप कहीं अलग रूम लेकर कहीं रह रहे हो तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी पड़ेगी, बट फिर भी यार लोगों की तो, कई सारे लोग हैं उनकी फैमिली इनकम 15 हजार है, बट फिर भी वो गुजारा करते हैं, राइट। यू गाइज कैन डू इट, कर सकते हो आप। पढ़ाओ बच्चों को, ट्यूशन दो, राइट, कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो कि अरे यार, और ये मत एक्सक्यूजेस मत दो कि अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो वो कोर्स परचेज नहीं कर सकता, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो कमाओ ना, नहीं है तो कमाओ। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, मैंने पढ़ाते समय हमेशा एक चीज बताता हूं कि जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम में पैसे नहीं है तो कमाओ पैसे, क्या दिक्कत है। बच्चों को पढ़ाकर कमाओ, बहुत सारी चीजें, पार्ट टाइम जॉब करो। बट आपको अगर मेहनत नहीं करनी और सोचो कि बैठे बैठे हाथ में आ जाएगा पैसा, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। और दूसरी बात, आप कर सकते हो, आपने ये कदम उठाया सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपके अंदर ऑलरेडी पावर है, मुझे पता है। बट आपको कदम उठाने की जरूरत है, करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो यार, बन सकते हो आप, यू कैन डू इट। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करते हैं। और अपने फैमिली का जरूर, मेरे कहने पर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना। इसका बेनिफिट आपको आज नहीं बट देखना एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, जिस दिन, उस दिन आप मुझे याद करोगे, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि जैसे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, कल को हॉस्पिटल में कुछ भी इश्यूज होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं हॉस्पिटल के, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। बट ऐसे ही तो इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंपनी को पे करना होता है। तो बैंक के केस में सेम वही चीज है। अब बैंक के केस में, जो बैंक के अंदर हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर कल को बैंक डूब गई तो वो पैसा हमारा डूब जाएगा। ऑब्वियसली अगर बैंक का इंश्योरेंस नहीं होगा तो पैसा डूब जाएगा। बट मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं अभी के अभी कि इसमें हम लोग को बैंक को पैसा देना नहीं है, हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी को कोई पैसा नहीं देना। ये जो डील होती है ये बैंक के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होती है। यानी कि हमने अगर अपना पैसा जो बैंक में डिपॉजिट किया है, और तो उसके लिए हमें अलग से इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं देना है, ये बैंक का काम है, राइट। तो बैंक पहले 1 लाख रुपए तक का जो अकाउंट्स का जो इंश्योरेंस था उसको जो है वो सिक्योर करवा देती थी इस इंश्योरेंस के माध्यम से। बट अभी रिसेंटली 2020 में 1 लाख रुपए के अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिए, यानी कि 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिटर का इंश्योरेंस है वो अब सिक्योर्ड है बैंकों के अंदर, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कितना प्रीमियम चार्ज करती है, तो एक आइडिया के लिए हर 100 रुपए जो डिपॉजिट किए जाते हैं उनमें 10 पैसा जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर बैंक को देना होता है। ये आपको नहीं देना, हमें नहीं देना, मुझे नहीं देना, ये बैंकों को देना है, राइट। ये बैंक जो है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देती है कि कल को अगर बैंक फेल हो जाए तो जिन लोगों का पैसा उसके अंदर है उनको पैसा मिल जाए। अच्छा, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक व्यक्ति जैसे आप हो, आपके बैंक अकाउंट में मैं मान लेता हूं कि 8 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, 8 लाख रुपए रखे हुए हैं और बैंक फेल हो गई, तो आपको क्या पूरे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं, इस केस में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है ये 5 लाख रुपए तक अमाउंट को कवर करता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो एक इसलिए कि ज्यादा पैसा है तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट डाल दो,
और 5 लाख रुपए तक का पैसा है तो आप बैंक में निश्चित होकर रखो, क्योंकि बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक अगर बैंक डूब जाती है तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ महीनों के बाद आपको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, आपको कहां जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, क्लेम करने के लिए? कहीं तो जाना पड़ेगा ना आपको कहीं नहीं आना। सिस्टम कैसे ऑपरेट होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही बैंक जो है वो फेल होती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक ऑफिशियल को अपॉइंट करती है, राइट, उस बैंक के लिए, राइट, कि वो बैंक में जाकर अकाउंट देखें और किन लोगों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल किन लोगों के अकाउंट जो है वो 5 लाख रुपए तक के हैं, तो और उसमें कितना पैसा जो है वो बनता है, तो वो पूरा जो है वो ये ऑफिसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट, कि 5 लाख रुपए तक के अकाउंट्स वाले कितने लोग हैं, उनका कितना पैसा बनता है। तो पूरे जो है वो डिपॉजिट को कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये जो ऑफिसर होते हैं ये लिस्ट जो है वो सबमिट करते हैं किसको, ये कंपनी को, राइट, इंश्योरेंस कंपनी को, डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी को। फिर ये कंपनी क्या करती है, जैसी लिस्ट इनके पास आती है 3 महीने के अंदर अंदर लोगों का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है, राइट, मतलब कि उनसे कांटेक्ट करके लोगों को पैसा जो है वो वापस उनके ऑल्टरनेटिव अकाउंट पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो ये इस प्रकार से चीज ऑपरेट होती है। अच्छा, कितना समय लगता है इस चीज में? तो जैसे ही बैंक फेल हुई तो बैंक फेल होते ही आरबीआई तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर एक ऑफिशियल को अपॉइंट करेगी और वो जो ऑफिशियल है तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रोसीडिंग जो है वो करेंगे और इस कंपनी को देंगे, और कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर लोगों का पैसा जो है वो रिटर्न करेगी। तो मतलब कुल मिला के 6-7 महीने में जो भी लोग हैं जिनका पैसा उस बैंक में, जो बैंक डूब गई है, तो उनको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि एक जिक्र हुआ था ये बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में कि 1 लाख रुपए से इंश्योरेंस को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि डिपॉजिटर्स को और ज्यादा सिक्योर जो है वो कर दिया गया है, राइट। तो ये चीजें सिंपल सी जिसके बारे में एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें कौन से अकाउंट कवर्ड होते हैं? क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट कवर्ड होते हैं या फिर एफडी, जैसे आपने एफडी करा रखी होगी तो वो भी कवर्ड है? तो वो सब कवर्ड है। सेविंग कवर्ड है, राइट, फिक्स्ड अकाउंट कवर्ड है, बिजनेस अकाउंट जो होते हैं, करंट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कवर्ड है, राइट, और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी जो होता है, एफडी जो होती है, वो सब कवर्ड है इसके अंदर, राइट। और इसके अलावा हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो इसमें कवर्ड नहीं है, आम जनता का पैसा कवर्ड है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली कंट्री का काम क्या है, आम जनता का इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम पर बरकरार रहे, बना रहे, इस पर्पस के लिए जो है ये इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो कवर्ड इसके अंदर नहीं। आप तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि जो आम जनता है उनके जो अकाउंट्स है उसको इसमें सिक्योर करके रखा हुआ है 5 लाख रुपए तक, राइट, कि 5 लाख रुपए तक अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो अगर बैंक डूब भी जाती है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक बस। और हालांकि आरबीआई ने कुछ अकाउंट्स में जो है वो करके रखे हैं, एग्जेम्पशन करके रखे हुए हैं, राइट, कि कुछ अकाउंट्स के लिए कि कुछ अकाउंट्स को जाइए कंपनी कवर नहीं करेगी, बट वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ध्यान में रखना। आपके लिए मेन चीज बस ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि सिटीजन्स की जितने भी इंडियन सिटीजन है, राइट, सभी का अकाउंट जो है वो सिक्योर्ड है 5 लाख रुपए तक इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो G7 से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि G7 ग्रुप जो है उसमें कौन सी कंट्रीज इस ग्रुप का हिस्सा है, बताइए इन ऑप्शन में से। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो G7 को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये ग्रुप हमेशा से G7 के नाम से जाना जाता था क्या, स्टार्टिंग से ही? बताइए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा उन्होंने आंसर लिखा होगा कि नहीं, ये G8 के नाम से जाना जाता था। बट मेरा क्वेश्चन आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला कि क्या ये ग्रुप हमेशा से G7 के नाम से जाना जाता था क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन? तो यस, रशिया ने तो बाद में इसको ज्वाइन किया, बहुत बाद में रशिया ने इसको ज्वाइन किया, तब ये G7 से G8 बन गई थी। फिर रशिया ने इसे एग्जिट किया, हटी, तो ये G8 से वापस G7 बन गई। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आप सही चीज सुनकर आंसर लिखें। कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हड़बड़ी में जो है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। मैंने बोला हमेशा से, स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट, तो ये क्वेश्चन था। तो
ऐसी बारीकियों को समझा करो, ऐसी बारीकियों को अगर समझोगे, बहुत फोकस करोगे, कंसंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ोगे, राइट, तब प्रीलिम्स में गलती नहीं करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, वो मार्क्स छीन लेती हैं। अब आइए टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। G7 की अगर हम बात करें तो ये सेटअप हुई थी 1975 में। ये एक इनफॉर्मल फोरम हम लोग को देखने को मिलता था। दुनिया की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज है उनका ये इनफॉर्मल फोरम हुआ करता था, यानी कि एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, जहां पर दुनिया की जो इंडस्ट्रियल लीडिंग कंट्री जो है वो आकर डिस्कशन करती थी, राइट, चर्चाएं वगैरह करती थी। किससे रिलेटेड चर्चा करती थी? कि कैसे ट्रेड को बढ़ाएं, राइट, कैसे हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करें, राइट। तो इकोनॉमिक मुद्दे कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कि इन कंट्रीज को डेवलप नहीं होने दे रही हैं, बढ़ने नहीं दे रही हैं, तो उस पर ये विचार विमर्श करते थे। तो मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आकर मिला था, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मिला था, राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को एनहेंस करना, बढ़ाना, और ग्लोबल इश्यूज जितने भी हैं इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उस पर विचार विमर्श करना। बट बाद में चल के ये ग्रुप और भी जो दूसरे इश्यूज हैं, राइट, तो उस पर भी इन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया, ग्लोबल इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, राइट। बट मेनली इनका फोकस होता है इकोनॉमिक्स के ऊपर, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये मेंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं G7 ग्रुप में। तो मैंने मतलब आपको इसका पर्पस बता दिया। G7 का क्या पर्पस था कि जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर, राइट, और स्पेशल फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर ही ये रखते हैं, बाकी दूसरे मुद्दे पर भी डिस्कस करते हैं ये, राइट। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल तौर पर ग्रुप जो है वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज का कब बना, बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसने ध्यान से सुना है वो ईयर, वो इसका आंसर जो है वो बता देंगे। तो 1975, करेक्ट आंसर इज 1975। ये ग्रुप 1975 में बना एज अ G7 के तौर पर। बाद में इस ग्रुप में रशिया ऐड हुई 1998 में, राइट, तब ये ग्रुप G7 से G8 बन गया। तो यहां पर मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टिंग से ये ग्रुप जो है वो G7 था या G8 था या फिर कोई और नाम से था, तो G7 ही था ये। 1998 में, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको चीज पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि 1998 में रशिया एंटर हुई और इस ग्रुप में, और ये ग्रुप G7 से G8 बन गई। बट दोबारा से ये ग्रुप जो है वो G8 से G7 बन गया, क्योंकि इस ग्रुप ने रशिया को लात मार के फेंक दिया 2014 में। क्यों? क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कंट्रोल में कर दिया, एक टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर दिया। एंड इस ग्रुप के लोग भड़क गए कि अरे यार, वी आर द लीडिंग कंट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज, हमें इतने तो एथिक्स होने चाहिए कि इस प्रकार से कब्जा ना करें। हम डाकू थोड़ना है, चोरों चक्के थोड़ना है, राइट, कि किसी की प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा रहे हैं। तो रशिया ने क्या किया था, प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा ली, किसकी? यूक्रेन की, क्रीमिया, राइट, उसको अपने कंट्रोल में कर दिया। तो ये लोग भड़क गए कि यार किस तरीके के असभ्य आदमी हो तुम, राइट, कि हम यहां पर बैठकर इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर एथिकली लाइक रिच पीपल, हम इतने एथिक्स में रिच हैं और आप इस प्रकार से कब्जा वब्जा कर रहे हो, चोरों चक्के हो क्या? तो सब गुस्सा हो गया और उसने रशिया को भगा दिया 2014 में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं पूरी चीजों को पॉइंट वाइज। 1975 में ग्रुप बना इनफॉर्मल तौर पर। 1998 में, रिपीटिंग, 1998 में रशिया एंटर हुई इस ग्रुप में, तो G7 से G8 बन गई। फिर 2014 में रशिया ने हरकत करी, क्रीमिया को जो है वो कब्जे में ले लिया, तो ये ग्रुप के सदस्य भड़क गए और इस ग्रुप को 2014, यानी कि रशिया को इस ग्रुप से 2014 में हटा दिया और फिर ये ग्रुप जो है वो G7 बन गया। तो ये पूरी स्टोरी है। एंड रही बात रशिया और यूक्रेन के इशू की, तो हमने काफी डिटेल में इस इशू को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप इस इशू को जो है वो कवर कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर से। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इस पर जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। बट अगर आप बोलेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। अब गाइज हम लोग समझते हैं लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में कि ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। बट बिफोर दैट आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स ये बहुत ही जल्दी साइन होने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट,
रिपीट कर रहा हूं, याद रखना इस बात को, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। हिंदी में भी एज इट इज इस चीज को आप ध्यान में रखिए, रिलोज, इसको रिलोज कहा जा रहा है कि रशिया और इंडिया के बीच में रिलोज एग्रीमेंट हो रहा है, राइट। और रिलोज एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो उसके क्या फायदे हैं, यानी कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स के क्या फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमारी जो इंडियन नेवी है, राइट, समुद्र में ये ऑपरेट करती है, तो दूर दराज के एरिया पर जैसे कि हमारी जो नेवल शिप जा रही है, राइट, या हमारी सबमरीन कहीं पर जा रही है, राइट, जैसे कि दूर दराज के एरिया पर ऑपरेट करने के लिए, और उसी बीच उसको फ्यूल की आवश्यकता पड़ गई या फिर किसी भी पर्टिकुलर सामान की आवश्यकता पड़ गई हमारे सोल्जर्स को, फिर कैसे अरेंजमेंट कराएंगे। तो ये एग्रीमेंट उसी चीज के लिए होता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है, वो अगर कहीं इंडिया से दूर दराज के एरिया पे अगर कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है तो उस दौरान इनको मदद जो है वो मिल सके लॉजिस्टिक्स की, यानी कि इनको फ्यूलिंग की मदद मिल सके, कुछ सामान अगर इन्हें हमें प्रोवाइड कराना है तो हमारी जो अथॉरिटीज जो है वो, जैसे कि किसी भी कंट्री, अभी रिलोज के केस में रशिया की बात करें तो रशिया में हमारी अथॉरिटीज कांटेक्ट करेंगी और हमारी जो नजदीक पे जहां पर भी हमारी जो नेवी तैनात होगी, यानी कि हमारी सबमरीन या हमारी नेवल शिप जहां पर भी वो तैनात होगी, उसकी इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड कराएंगे रशिया को, और रशिया वहां पर जाकर, उस एरिया पे जाकर जहां पर हमारी शिप है, उनको सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा देगी, राइट, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करा देगी। तो ये चीज है इसकी मेन, राइट। तो रशिया और इंडिया के बीच में रिलॉज एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से इस एग्रीमेंट का नाम रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इसमें शब्द है रेसिप्रोकल, मतलब कि इंडिया और रशिया, मतलब हम रशिया की नेवी के लिए या रशिया की मिलिट्री फोर्सेस के लिए भी सेम सर्विस ऑफर करेंगे, वो भी हमारे लिए करेंगी, यानी कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। इसमें दोनों कंट्रीज है वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं लॉजिस्टिक्स में, यानी कि मिलिट्री को कुछ जरूरत है उसको हेल्प कर दी, जैसे कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है तो उनको फ्यूल प्रोवाइड करा दिया जिससे कि वो अपने मिशन को कंटिन्यू कर सके। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। एंड क्वेश्चन कैन कम कि क्या इस प्रकार का एग्रीमेंट सिर्फ हमारा अभी रशिया के साथ साइन हो रहा है, तो नहीं, हमारे ऐसे 6 कंट्रीज के साथ आज तक की डेट में एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। ये 6 कंट्री कौन सी हैं, तो क्वाड नेशन, पहली बात तो क्वाड नेशन, ये इसमें 3 कंट्री मान के चलो इंडिया को छोड़कर, तो बताइए जरा 3 कंट्री क्वाड के अंदर कौन सी है, क्वाड ग्रुप के अंदर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये 3 कंट्री कौन सी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एंड इसके अलावा सिंगापुर, फ्रांस, साउथ कोरिया। तो ऐसी 6 कंट्री हैं जिनके साथ हमारे ऑलरेडी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका नाम था लिमोआ, LEMOA, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और बाकी फिर अभी रशिया के साथ जो है ये रिलॉस जो है वो साइन होने वाला है, 2019 से साइन होना था इसको, राइट, बट किसी कारणवश कुछ शर्तों के चलते ये टल गया, बट अभी बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि अब ये फाइनली साइन हो जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, आपने समझ लिया लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और रिलोस के बारे में। सिर्फ इतनी सी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड कार्टसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और हम लोग जानेंगे कि S-400 की डील जो हम लोग रशिया से हमने करी है, जो S-400 हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है। तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, काफी डेप्थ एनालिसिस इसकी करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, A to Z पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। S-400 सबसे पहली चीज तो है क्या, ये हम समझते हैं। सरफेस टू एयर, इस पर आकर रोको पहले, सरफेस टू एयर। तो सरफेस यानी कि जमीन पर, जमीन से हवा में जाने वाली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, राइट। सरफेस टू एयर क्या है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि डिफेंस करने के लिए बना है। तो इस चीज को कंक्लूड करें कि जमीन से हवा की तरफ ये मिसाइल छोड़ेगा, और किस पर्पस के लिए, डिफेंस के पर्पस के लिए। मतलब कि हमारे जो दुश्मन कंट्रीज हैं वो अगर हमारी तरफ कोई जैसे एयरक्राफ्ट भेजती हैं या कोई मिसाइल छोड़ती हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हवा में ही जो है वो निपटा देगा। तो हम इस सरफेस टू एयर S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को
हम लोग हमारी बॉर्डर्स पर तैनात करेंगे, राइट? बॉर्डर्स पर उसको रखेंगे कि जिससे कि एनिमी कंट्री अगर हमारी तरफ अटैक कर रही है तो उसका अटैक काउंटर कर सके, राइट? तो इस पर्पस के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये S-400 है क्या, ठीक है? तो हम इसको परचेज कर रहे हैं रशिया से, राइट? अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्यों खुश नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। तो ज्यादातर लोग से पूछेंगे तो लोगों का कहना यह होगा कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों कट्टर दुश्मन है, इनकी बनती नहीं है ना? ये बात बिल्कुल सच है, ये बात आप भी जानते हैं। और इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स खुश नहीं है, राइट? तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये एंगल भी बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने ये चीज सोची है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पर एक मेजर चीज आती है, जो सबका बाप है, सबका बॉस है, वो क्या है? पैसा, मनी। हम इतनी बड़ी डील जो रशिया से कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, रशिया को हम लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स से ये डील नहीं की जा रही, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। और आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स का है थार्ड, क्या है? THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये सेम जो टेक्नोलॉजी जो S-400 की है, मतलब कि जो काम जो S-400 का डिफेंस करने का, सेम थर्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड का है। मतलब कि आप मान के चलो कि एक समान यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, एक समान रशिया के पास है। हमें चूज करना था कि हमें सामान किससे खरीदना है, राइट? ये दो दुकानदार हैं, हमें चूज करना था कि ये सामान हम किन से खरीदें। बट हमें पता है कि S-400 में जो बात है वो थर्ड में नहीं है। S-400 आज की डेट की मॉडर्न समय की सबसे बेस्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वो जो इसमें जो टेक्नोलॉजी डाली है S-400 में, वो थर्ड में नहीं है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो हमने चूज कर लिया किसको? रशिया को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका लॉस हुआ, इंटरेस्ट, मनी, उसका मेन फोकस था मनी, पैसे का। क्योंकि जहां ये डील होती यूएसए के साथ, तो हमारा पैसा जो जाता वो यूएसए के पास जाता। अब हमने डील कर ली रशिया से, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के ईगो पे आ गई। दो चीज पर ईगो पे आ गई, एक तो डील नहीं करी हमने उससे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, ईगो पे उसने ले ली कि हमारे सिस्टम को खराब कैसे बोल दिया, राइट? हमारे सिस्टम, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अब आदत हो गई है सुपर पावर में रहने की, राइट? सुपर पावर कंट्री है। अब धीरे धीरे करके उसकी जो सुपर पावर वाली जो चीज है वो जो कम होती जा रही है ना, उसके कारण वो तड़प रहा है। जैसे कि चाइना की बात करें, आप जानते हैं चाइना का जो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड के नाम से ये जाना जाता है। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना 3 कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर रहा है। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, और अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है मैरीटाइम और लैंड रूट के थ्रू, राइट? तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में चाइना के। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरर कंट्री है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। इसके लिए वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से इसको 3 कॉन्टिनेंट्स में अपने सामान को बेचने का एक बड़ा मार्केट मिल गया। यानी कि इतना बड़ा 3 कॉन्टिनेंट का मार्केट चाइना को मिल गया है। तो चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स पर अपना सामान बेचेगी। अब जब सामान बेचेगी तो चाइना के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और एक रूल है E=E का। क्या बोलता है रूल? इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जिस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी उस कंट्री का दबदबा बढ़ेगा। एंड E=E, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो चाइना एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर एक्सपोर्ट करके हमें देती सामान थर्ड को, अगर हम उससे डील कर लेते तो हमारा पैसा उसके पास जाता। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर हर्ट हुआ है। तो जिसके बहुत सारे एंगल है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ईगो वाला इशू, राइट? जो हमने देखा कि हमने उसके थर्ड को चूज नहीं किया, राइट? उसकी बात नहीं मानी, राइट? उसने हमसे कहा था, उसने पता है हमसे कई बार वार्निंग दी थी कि अगर हम रशिया से ये डील कर लेते हैं तो हमारे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कार्डसा लगा देगी। कार्डसा 2017 में लेकर आई थी यूनाइटेड स्टेट्स, एक कानून है जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे। इसने हमें धमकी दी, हमने बोला चल, राइट? तो उस पर भी वो थोड़ा सा भड़क गया है कि यार ये क्या नाटक है, राइट? तो वही चीज देखो गाइस, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक एंगल बताया था दोस्ती और दुश्मनी का, राइट? कि लाइक कि यूएसए और रशिया जो है वो दुश्मन है और यूएसए और इंडिया दोस्त है, राइट? अब एक दोस्त जो है वो अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करेगा, मतलब कि यूएसए और रशिया दुश्मन है और इंडिया अगर
यूएसए के दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहा है तो यूएसए को हर्ट होगा, या राइट। तो ये एक एंगल हमें पता है। बट आपको बता दें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये सब छोटी बात है, दोस्ती दुश्मनी ये छोटी बात है, राइट। हम लोग आम जनता, आम लोग जो है, कॉमन लोग जो है, ये बड़ा महत्व देते हैं दोस्ती यारी को। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपके लिए ना दोस्ती है ना आपके लिए यारी है, आपके लिए क्या है? इंडिया। आपके लिए आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग देयर टाइम। मैंने देखा लोगों को सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। दोस्त का फोन आया, राइट, क्योंकि दोस्त ने तो एमबीए करके एक अच्छी कंपनी जो है पकड़ ली। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, दोस्त का फोन आया कि चला यार आ यार राउंड मार के आते हैं, चला रेस्टोरेंट चलते हैं, वो चला इस संडे को रेस्टोरेंट चलेंगे, मैंने बढ़िया रेस्टोरेंट देखा, चल, और आप उठ के चल दिए। ये गलती कभी मत करना। वो अपना इंटरेस्ट निकाल रहा है बट यू आर फूल। आप लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहे हो। आपका इंटरेस्ट है आज की डेट में पढ़ाई। मैं ये नहीं बोलता कि लगकर सिर्फ पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, घूमने फिरने भी जाओ, बट अपने टारगेट्स को पूरा करने के बाद। आपका दोस्त सेटल हो चुका है, उसने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपकी गलती, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप उसको मना करो कि नहीं यार मेरा टाइम नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है? जब वो फोन उठाए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कुछ कई बार होता है ना कि हम लोग मना नहीं कर पाते, यार बहुत ही अच्छा दोस्त है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फोन लगाओ, उससे बोलो कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत है यार, मुझे 5,000 रुपए दे दे यार प्लीज। ले लो 5,000 रुपए, रख दो कहीं पे, रख लो। 15, उसको बोलो कि मैं तुझे 15 दिन में दूंगा। 2 महीने तक मत देना उसको, टालते रहना। जब फोन आए बोला कि अरे यार अभी पैसे तो हो नहीं पाए, टालते रहना, राइट। फिर उसके बाद दे देना उसको वो पैसा उठाकर, फिर 10 दिन बाद फिर मांगने लगना, दोस्ती खराब हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। कर लो ये दोस्ती, आज की डेट में दोस्ती खराब कर लो। जिस दिन आईएएस आईपीएस बन जाओगे, वही दोस्त जो होगा ना, वो आपके गेट के बाहर खड़ा रहेगा, ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा कि चल यार तू तो मेरा दोस्त है, क्या दिक्कत है। देखो गाइस क्या होता है, आपकी तरक्की पहली बात तो कोई नहीं चाहता, आपके मां बाप के अलावा कोई नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। कोई दोस्त कोई यार नहीं चाहता, एक इक्का दुक्का ने अगर चाह लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नहीं चाहता कि आप सिलेक्ट हो। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपका दर्जा, आपका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई जाए। तो सब लोग नीचे खींचने की ओर जो है वो लगे रहते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट पर काम करना है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट हर्ट हुआ, इकोनॉमी, आपको भी अपने इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने देना है। आपका इंटरेस्ट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, जैसे भी जो मन चाहे वो करो, बट इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, कार्ड्सा पर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। और रही बात यार, यू गाइस आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो आपके अंदर एक स्टाइल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट, कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपको पता है कि आपको आज टारगेट्स क्या क्या अचीव करने हैं। तो अपने आप को अभी से आईएएस मानो, अपने आप को अभी से आईपीएस मानो, और उस डिसिप्लिन पे काम करो। कभी किसी आईएएस आईपीएस को फालतू फर्जी वाले तरीके से घूमते हुए देखा है क्या? अपना टाइम वेस्ट करते हुए देखा क्या? कभी नहीं देखोगे। दे आर वेरी पंचुअल, और ये पंचुअलिटी उनके अंदर कहां से आई? इस प्रिपरेशन से आई, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको पंचुअल रखना सिखाती है। आपको क्या लगता है इतना वास्ट सिलेबस है जिसको कवर करना है, किस पर्पस के लिए? पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, राइट, इस पर्पस के लिए। और चीजें आप जाने और एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप करें। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो सिर्फ ऐसी एग्जाम नहीं है कि प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया हो गया, राइट। इट इज ओवरऑल पर्सनालिटी। ये प्रिपरेशन इंसान की लाइफ, इसकी पर्सनालिटी बदल देती है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो मेन चीज वो है। और इंटरेस्ट, जब इंटरनेशनल रिलेशन हमें इंटरेस्ट में रहना सिखाता है, हमें सिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, कि आपको अब किसी भी कीमत पर अपने इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं होने देना है, तो उस चीज को सीखो, पर्सनल लाइफ में जो है उसको अप्लाई करो। तो यूनाइटेड स्टेट्स भड़का हुआ है इसी चीज को लेकर कि हमने उसके थर्ड को नहीं लिया, राइट, हमने S-400 को जो है वो ले लिया, चुन लिया। तो अब क्या है, 2017 में ये कानून लेकर आया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस कानून के तहत 3 कंट्रीज हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, कि इन 3 कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्री, राइट, किसी भी प्रकार की मिलिट्री डील अगर करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के साथ जो डील कर रही है इन 3 कंट्री के साथ, राइट, तो उसके खिलाफ जो है वो सैंक्शन इंपोज करेगा। मतलब कि उस कंट्री को ना ही कभी लोन देगा,
ना ही कभी उस कंट्री के सिटीजन्स को वीजा देगा और ना ही उसके साथ ट्रेड करेगा। ऐसी तमाम जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहां पर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रेंडली कंट्रीज है, उसके जो अलाइज हैं, उनके साथ मिलकर उसके इंटरेस्ट को जो है वो खत्म कर देगा। तो ये चीजें हैं, राइट। तो ये काउंटरिंग, मतलब ये जो सैंक्शन एक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अभी रिसेंटली S-400 डील को लेकर ही टर्की के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाया है और ये इंडिया को धमका रही है लगातार बार बार कि इंडिया के ऊपर भी अब सैंक्शन जो है वो लगाइए, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ बढ़ रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, बायलैटरल रिलेशन की अगर हम बात करें, मिलिट्री या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन की बात करें, तो हर तरीके से रशिया के साथ जो है हमारे रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स को बुरा लग रहा है, मतलब कि उसका जो ग्लोबल जो इंटरेस्ट है, राइट, वो हैम्पर हो रहा है, राइट, कि इंडिया की नजदीकी जो रशिया के साथ बढ़ रही है वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, राइट। और क्योंकि ये नजदीकी सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एक दूसरे के पास आ गए, ट्रेड, पैसा, और दूसरी बात इसका सिस्टम अच्छा नहीं है तो ये जो है वो बुरा मान के बैठा हुआ है, ईगो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो दिस इज द मेन थिंग जो आपको समझनी है, और इस तरीके से अगर टॉपिक को आप कवर करोगे तो वो टॉपिक परमानेंटली आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा। चलो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको डीलिमिटेशन का अर्थ क्या होता है ये समझाता हूं। Delimitation literally means the process of fixing limits or boundaries of a territorial constituencies in a state that has a legislative body. विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया परिसीमन होती है। तो बहुत सारी चीज ऊपर से चली गई होगी, अब समझो सिंपल तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन क्या है और इसका काम क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टेट में लोकसभा से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं आपकी स्टेट के अंदर लोकसभा की, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उन्हें हम लोग चूज करके जो है वो इलेक्ट करके बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, राइट, कि काफी सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं। आपको पता होगा इलेक्शन के दौरान काफी सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें से आप एक को चूज करते हैं और वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बन जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो, राइट, वैसे ही स्टेट के इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्ट किया जाता है लोगों को, तो वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है, राइट। तो आता है ना क्वेश्चन कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, यानी कि ये फलाना स्टेट की, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं इस स्टेट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और कई बार तो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके स्टेट की बताइए कि लोकसभा से कितनी सीटें हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे लोग खड़े होते हैं, नेता खड़े होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो और फिर उन्हें लेजिस्लेट एमएलए बनाते हो या एमपी बनाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो। तो ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है, ये जो टेरिटरी है, इसको बनाने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगा इसमें, आप ये चीज ध्यान में रखिए, ये जो डीलिमिटेशन यानी कि जो बाउंड्रीज जो बनती है ना, ये बाउंड्रीज एरिया के ऊपर आधारित नहीं होती है। ये बाउंड्रीज किसके ऊपर आधारित होती है, पॉपुलेशन के ऊपर, राइट, हमारी जनसंख्या के ऊपर जो है वो आधारित होती है ये बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखना है कि जिस स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के अंदर। यकीन नहीं आ रहा तो आप उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी वहीं की हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट है, राइट, या फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें कौन बैठते हैं, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन चूज करती है अपने लीडर को,
अपने रिप्रेजेंटेटिव को, किस पर्पस के लिए, कि वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए कानून बनाए। तो ये जो लीडर हैं जिन्हें हम चूज करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीडर, राइट। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ इस प्रकार से बनाती है डीलिमिटेशन कमीशन कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। यानी कि लोग प्रॉपर तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग हम लोग को देखने को मिलता है कि एक मेंबर को चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि 10 लोग, बहुत आसान कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, 10 लोग एक मेंबर को चूज करेंगे। अब लेट्स से कि एक पर्टिकुलर, एक बड़ा घर है जिसमें 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोग उस घर, आप घर को स्टेट मानो, ठीक है, आप एक घर को स्टेट मानिए, एक घर के अंदर 20 लोग हैं, तो वहां से कितने सदस्य चूज किए जाएंगे, 2 सदस्य, राइट। क्योंकि हमने पॉपुलेशन की बात करी कि 10 लोगों में एक लोग को जो है वो चूज करना है, यानी कि 10 लोग एक इंसान को चूज करेंगे। तो 20 लोग हैं तो मतलब वहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा 10-10 में, राइट। तो वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब कोई एक ऐसा घर है जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 या 30 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर 3 लोगों को चूज किया जाएगा। तो जितनी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन, उतनी सीटें उस स्टेट की हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इस प्रकार से बनाना है पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट को नहीं, वो पूरे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करे। क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करती है, अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, लोकसभा की स्पेशली, क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य को ही चूज करते हो, राइट। तो वही तो जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्योंकि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हम लोग को, जनरल इलेक्शन जो देखने को मिलता है, राइट, वो किसके लिए, अब जैसे पीएम की बात करें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, राइट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, राइट। यानी कि आपने, पूरी इंडियन पॉपुलेशन ने जो पार्टी को जो चूज किया है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, राइट, जो पार्टी अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टीज मेजॉरिटी में है, मैंने इसलिए बोला अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टी, मैंने टोटल मेजॉरिटी इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें पता है कि 50% से कम भी, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज नहीं कर रही, यानी कि 50% से भी कम इंडियन पॉपुलेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रही है, तो भी वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लेट्स से कि 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, 4 पॉलिटिकल पार्टी में मान लेता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिले, एक को 20% वोट मिले, एक को 25% वोट मिले और एक को रेस्ट ऑफ द वोट मिले, तो जीतेगी कौन, 30% वाली, राइट। क्योंकि अमंग द रेस्ट इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो इसने मेजोरिटी जो है वो अपनी बना ली, है ना। फिर कोलिशन के केस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है, गठबंधन वाली सरकार जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि उस केस में तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो मैं आपको अलग समझाऊंगा। बट मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती हैं। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं, ये एरिया के आधार पर नहीं बनाती हैं, ये पॉपुलेशन के आधार पर बनाती है, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यहां पर लोग गलती करते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन एरिया वाइज, राइट, एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। वो एरिया वाइज नहीं बनाती, वो पॉपुलेशन को देखकर कि उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसको देखकर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। तो अभी ओवरऑल आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कार्य क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, परिसीमन आयोग का, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन आप समझ गए है क्या ये, राइट। और ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, इसको डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके जो ऑर्डर होते हैं वो कानून के समान होते हैं, फोर्स ऑफ लॉ का नेचर होता है इनके ऑर्डर्स का, मतलब कि आप इनके ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एज अ चेयरमैन के तौर पर,
एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई इलेक्शन कमिश्नर इसके सदस्य हो सकते हैं। और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस बॉडी के। तो ऐसे करके ये 3 मेंबर की बॉडी हमें देखने को मिलती है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीलिमिटेशन की बात की गई है, डीलिमिटेशन कमीशन की? तो यस, की गई है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 82 में मेंशन्ड है कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया, पार्लियामेंट जो है वो बनाए, राइट, एक कानून के तहत डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो इनैक्ट करे, लागू करे हर एक सेंसस के बाद। तो ये आर्टिकल 82 कहता है। और आर्टिकल 170 कहता है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के लिए डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बनाती है, तो सेम स्टेट जो है उनको भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत हर एक सेंसस के बाद, राइट, कि स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर एक सेंसस के बाद जो है वो बनाई जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत। ये आर्टिकल 170 कहता है, राइट। बट अभी आप ये चीज ध्यान में रखिए, अभी डीलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया गया है टिल 2026, 2026 तक फ्रीज कर दिया है। 2026 के बाद का जो सेंसस जो बनेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2031, तो उसके बाद हम लोग को डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पूरे इंडिया के लिए देखने को मिलेगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। तो अभी गाइस ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन की जो हेड है, राइट, इनकी जो चेयरमैन है रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो इनसे अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ डिटेल्स जो है वो मांगी है। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में आया है। बट मैं आपको ये जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी कुछ चीज बताना चाहता हूं। तो इस कमीशन ने अभी हालांकि कहा है कि बहुत जल्दी ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये भी चीज कही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टोपोग्राफी जैसी है, यानी कि भौगोलिक स्थिति वहां की जैसी है, काफी दुर्गम इलाके जो है, डिफिकल्ट टेरेन जो है, वहां पर संचार के साधन की अगर हम लोग बात करें या फिर कन्वीनियंस की यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें, तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वहां पर तैयार करनी है, राइट। और आपको बता दें गाइस कि इस कमीशन को एक कार्य सौंपा गया है कि 83 सदस्यीय विधानसभा जो हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर की देखने को मिल रही है, 83 मेंबर असेंबली, तो उसमें 7 और सीटें जो है वो बनानी है, मतलब 7 और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो निर्धारित करनी है। तो ये कार्य जो है वो सौंपा है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को। और पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तब आई थी जब डीलिमिटेशन कमेटी 1951 में बैठी थी। इस समय जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसमें 25 मेंबर थे। और पहली फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी 1981 में, और उसने 1995 में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करी थी, राइट। किस सेंसस के आधार पर? 1981 के सेंसस के आधार पर, 1981 जनगणना के आधार पर। फिर उसके बाद कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाई नहीं गई। फिर 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन गठित की गई। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी ये अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। इसको कार्य सौंपा गया है कि 7 और सीटें ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है वो बनाएगी, तैयार करेगी, राइट। और इवन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, उनके लिए रिजर्वेशन भी जो है वो यहां पर ग्रांट किए गए हैं। और आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ सीट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 83 से बढ़ाकर 90 जो है 90 जो है वो की जा रही है, राइट। और इसके अलावा 24 सीटें जो होंगी वो रिजर्व करी जाएंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया के लिए, और उसको खाली रखा जाएगा, राइट। और गाइस परिसीमन अधिनियम 2002, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 और दूसरे जम्मू एंड कश्मीर के जो और भी काफी सारे जो बिल्स हम लोग को देखने को मिले, राइट, जो अगस्त 2019 में लाए गए, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, तो इसके प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो पिछले साल ये डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई कि जम्मू एंड कश्मीर जो बाइफरकेट हो गई, आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख यूटी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असेंबली है, राइट, तो एक तो उसकी यूटी वाली असेंबली के लिए
मतलब एक्चुअली सीटें जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो इस चीज को निर्धारित करने के लिए इसको बनाया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोकसभा के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई पिछले साल। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था, बट मैं उम्मीद करता हूं डीलिमिटेशन कमीशन का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, एक पक्षी के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिन्स वीवर बर्ड, फिन बुनकर पक्षी। तो ये इंडिया के अंदर ये पक्षी हम लोग को आमतौर पर उत्तराखंड और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला जो क्षेत्र है, तराई ग्रासलैंड वाला, तराई घास वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, घास के मैदानों वाला जो क्षेत्र है, तो वहां पर अक्सर ये पक्षियां हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ एरियाज आसाम में है जहां पर ये पक्षी जो है वो पाई जाती है, फिन्स वीवर बर्ड। और अभी बताया जा रहा है कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी से बढ़ाकर इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया गया है, यानी कि संवेदनशील कैटेगरी से और जो है वो इसको बढ़ाकर इसको लुप्त प्राय कैटेगरी में रख दिया है, यानी कि इसके संरक्षण को और भी ज्यादा जरूरत है इसको संरक्षित करने की, और भी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो इस पक्षी के लिए लगाने की आवश्यकता है। हमारी कंट्री के अंदर ये पक्षी 500 से भी कम हम लोग को देखने को मिलती है मात्र, राइट। तो फिन्स वीवर बर्ड, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम है प्लोसियस मैगरेंचिस। मैं स्पेलिंग इसकी आपको बता देता हूं, PLOCEUS, प्लोसियस मैगरेंचिस, MEGARHYNCHUS, राइट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। गाइज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एशियन पावर इंडेक्स 2021 के बारे में। इस इंडेक्स के माध्यम से हमें पता लगेगा कि जो क्षेत्र है एशिया पैसिफिक का, वहां पर कौन सी कंट्रीज पावरफुल हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया एशिया पैसिफिक के मामले में टोटल 26 कंट्रीज की यहां पर रैंकिंग की गई है। इसमें से इंडिया चौथे नंबर पर आ रही है, फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री एशिया पैसिफिक में यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे इंडिया है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पांचवे पे रशिया, ऑस्ट्रेलिया छठे पे। 7th, 8th, 9th और 10th की बात करें तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड हमें देखने को मिल रही है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और ये इंडेक्स के अंदर 26 कंट्रीज को टोटल जो है वो एनालाइज किया गया है। उनमें से 26 में से चौथे नंबर पर हमारा देश है इंडिया। और इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज किया है सिडनी की लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 100 स्कोर में से हमारा स्कोर 37.7 था। हालांकि पिछले यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा स्कोर थोड़ा सा ज्यादा था, हम लोग 2 पॉइंट्स गिरे हैं, 2 पॉइंट्स कम हो गया है हमारा, राइट। चलो एनीवेज, बाकी आपको एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में पता होना चाहिए कि कौन सी पावरफुल कंट्रीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट, तो या फिर एशियन पावर इंडेक्स, तो हमारी कंट्री चौथे नंबर पर आती है। तो ये पॉइंट आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइज, एमएसपी का ये टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी ये टॉपिक हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, बीजेपी के एमपी वरुण गांधी, इनके द्वारा पार्लियामेंट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि क्रॉप्स के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल जो है वो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिल जो है वो है द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021, कृषि उपज के गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का किसानों का अधिकार विधेयक 2021। तो ये बिल जो है वो लाया गया है। तो इस बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट बजट में 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट करे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, राइट। मेन एम यह है कि लीगल गारंटी प्रोवाइड की जाए, लीगल गारंटी 22 क्रॉप्स के लिए कि 22 क्रॉप्स जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत आएंगे, लीगल गारंटी। तो इस पर आप फोकस करना क्योंकि अभी लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं दी जाती है, राइट। और कहा यह जा रहा है कि 50% का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किसानों के लिए सेट किया जाए। प्रपोजल ये भी रखा है कि किसानों को पेमेंट 2 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए उनके बैंक अकाउंट में, राइट। जैसे ही आपने जो है वो किसानों से उनकी फसल जो है वो ली, क्रॉप्स जो है वो उनसे परचेज किए, तो तुरंत 2 दिन में आपको उनको पैसे जो है वो ट्रांसफर करने हैं,
राइट। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे फायदा जो है वो काफी ज्यादा होगा किसानों को। 93 मिलियन एग्रीकल्चरल जो फैमिलीज हैं, कृषि परिवार जो हैं, तो उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, राइट। और इससे फायदा ये होगा कि रूरल इकोनॉमी जो हम लोग को देखने को मिलती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है, वो फिर से उसमें उत्थान आएगा, इंप्रूव होगी, बढ़ेगी, बूस्ट होगी। तो ये चीज है जिसको लेकर ये टॉपिक एमएसपी का न्यूज में था। बट हम लोग समझेंगे एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, कि ये है क्या। तो ये एक ऐसा रेट जिस पर सरकार किसान से जो है वो ग्रेन्स परचेज करती है, राइट। किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य, मिनिमम प्राइस ये होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। बहुत सिंपल सी चीज, एक प्राइस जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीद रही है, वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमें देखने को मिलता है। और आज की रेट में एमएसपी टोटल कितने क्रॉप्स पर है बताइए जरा, किसी को पता है? 23। तो 23 क्रॉप्स आप ध्यान में रखिएगा, दोनों खारिफ और राबी के, जिस पर एमएसपी जो है वो निर्धारित की जाती है। एमएसपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यूनियन बजट 2018 और 19 में अनाउंस किया गया था कि एमएसपी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जितनी किसान को लागत लग रही है उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, उसका 1.5 गुना ज्यादा एज अ एमएसपी के तौर पर दिया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एमएसपी जो है वो एक साल में 2 बार फिक्स की जाती है। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर फिक्स की जाती है? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये डिसाइड करती है कि कितना एमएसपी जो है वो निर्धारित करना है, यानी कि कितनी एमएसपी जो है वो क्रॉप की होगी। एंड आपको बता दें कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये अपनी सेपरेट रिपोर्ट सबमिट करती है, खारिफ क्रॉप्स के लिए अलग और राबी क्रॉप्स के लिए अलग। तो आप मुझे बताएंगे कि खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं और राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अच्छा, अब किसान की जो लागत जो कैलकुलेट की जाती है उसका क्या फॉर्मूला है, यानी कि क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला है? तो आपको A2 प्लस FL, क्या लिखेंगे आप? A2, A एज एन एप्पल और A2 प्लस FL और C2 को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये A2 क्या होता है? तो A2 के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि किसान जो खर्चा कर रहा है बीज को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए, लेबर्स वगैरह, अपने खेत में लेबर्स को हायर करने के लिए जो वो खर्चा कर रहा है किसान, राइट। इवन इरिगेशन के लिए, अब उसके खेत में मोटर है तो उसमें वो डलता है, फ्यूल डलता है, राइट। तो घासलेट डल रहा है, फ्यूल डल रहा है, तो उसको उसमें जो वो खर्चा कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो हमें देखने को मिलता है कि किसान जो भी इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं, राइट, तो वो A2 कॉस्ट में आ जाते हैं, A2 कॉस्ट में। तो A2 में ये सब खर्चे आ गए। अब FL का मतलब, FL सिंपल से इसका फुल फॉर्म है फैमिली लेबर। तो किसान की जो फैमिली उस खेत में काम करती है, अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे कि आप हैं, राइट, आप अपने घर पर जैसे कि अगर साफ सफाई का काम कर रहे हैं, आप साफ सफाई कर रहे हैं या आप खुद खाना बना रहे हैं, जैसे मदर्स की अगर हम बात करेंगे इस, तो मदर्स के काम को कई बार लोग डीवैल्यू करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मदर का कितना इंपॉर्टेंट काम है, रोज हमें खाना मम्मी जो है वो बनाकर खिलाती है, इतना स्वादिष्ट खाना, राइट। होटल में भी ऐसा खाना जो है वो नहीं मिलता है, राइट। अब अगर आप कैलकुलेट करें मम्मी की बनाई गई थाली को होटल की थाली से, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की थाली बाहर आप खाओगे तो महीने का नॉर्मल से तौर पर आप मदर आपको एक पर्सन की मैं बात कर रहा हूं 3000 रुपए एक पर्सन, और वैसे तो मैंने बोला सुबह शाम तो 6000 मान लो, या चलो गिरी हालत में डिस्काउंट काट के 5000 ले लो, चलो आप लोग, राइट। तो एक व्यक्ति का 5000 का खाना मदर हमें सर्व कर रही है, मदर दे रही है। और घर में कितने सदस्य हैं? 6-7 सदस्य हो गए तो 30-40 हजार रुपए का काम तो मम्मी करती हैं, जिनके काम को डीवैल्यू किया जाता है, राइट। तो यहां पर बात उसी चीज की हो रही है कि अब एक खेत है, अब खेत में किसान का बेटा अगर या उनकी बेटी जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, राइट, खेत पे, तो उनका जो कॉस्ट है, राइट, उनका जो लेबर कॉस्ट एक्चुअली जो ह्यूमन लेबर कॉस्ट, तो वो कैलकुलेट तो नहीं करता किसान, वो उसको एक्सपेंसेस में नहीं गिनता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमें देखने को मिलता है कि घर की पनीर दाल बराबर, लाइक, राइट, वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जैसे आप हैं, मैं हूं, राइट, जैसे कि अपन
को कभी कोई गेस्ट आते हैं तो अपन को बोल दिया जाता है कि चलो आप जो है वो गेस्ट को घुमा के लाओ, राइट। तो हम किसका रोल प्ले करते हैं? गाइड का भी प्ले करते हैं। कई बार गेस्ट आते हैं तो हम उनका सामान उठा के लेके आते हैं, तो हम उनके कूली बन जाते हैं, बट हमारे लेबर को तो कोई कॉस्ट देता नहीं है, यानी कि कोई पे नहीं करता है कि नहीं। तो बात बिल्कुल वही। अब किसान की फैमिली अगर वहां पर फील्ड पर अगर कार्य कर रही है, राइट, जॉब कर रही है, तो उसको फिर कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो बट यहां पर जब एमएसपी बनाई जाती है, डिसाइड की जाती है, तो इस कॉस्ट को भी, फैमिली लेबर को भी मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक हमने A2FL समझा। मैं रिपीट करता हूं, A2 मतलब कि किसान जो भी बीज खरीदने में, केमिकल्स खरीदने में, फर्टिलाइजर्स खरीदने में, किसी चीज, यानी कि अपने पास लेबर्स जो उसके पास उसके खेत में है तो उसको पे करने के लिए जो पैसे देते हैं तो वो A2 कॉस्ट है। और FL यानी कि फैमिली लेबर, इसको रख दिया जाता है। अब ये C2 क्या है? तो C2 का मतलब रेंट, कि किसान का जो खेत है उसकी रेंटल वैल्यू कितनी आएगी। जैसे लेट्स से कि किसान जो है उसका खुद का खेत नहीं है, उस पर वो रेंट दे रहा है, तो उसको भी यहां पर शामिल किया जाता है। या फिर अगर किसान ने लोन लिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो उसका एक वैल्यू, एक कैलकुलेशन, एक जो है वो बनाया जाता है, एक बेस कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद फिर एमएसपी जो है वो लाई जाती है, कैलकुलेट की, मतलब निकाली जाती है, फाइनलाइज की जाती है। तो अभी तक आप समझ गए हो कि एमएसपी जो है वो कैसे बनती है, राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। अच्छा, कौन एमएसपी जो है वो निर्धारित करता है, रिकमेंड करता है? बताओ जरा। अभी इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, देखते हैं कितने एक्टिवली आप जो है वो सुन रहे हैं इस लेक्चर को। तो देखिए अब, बट हालांकि एमएसपी में बहुत लिमिटेशन है। क्या क्या इसमें सीमाएं हैं, कमियां हैं? तो मेजर प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है, इतने ऑफिशियल्स नहीं है कि वो किसान से प्रोक्योर कर सके, परचेज कर सके। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। और बट ये उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट फिर भी ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बट और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सभी क्रॉप्स को परचेज नहीं करती है सरकार। सरकार उन्हीं क्रॉप्स को परचेज करती है जिसे उसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप जो होती है ना, जो सरकार जो फूड सब्सिडी की अगर हम लोग बात करें कि गरीबों को जो फूड सब्सिडी प्रोवाइड कराती है या फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ग्रेन्स वगैरह जो प्रोवाइड कराती है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को सरकार, राइट। तो जो वो राशन होता है वही राशन जो है वो बस परचेज किया जाता है, वो भी बहुत लिमिटेड है। यानी कि कुछ ही स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहां से वीट और राइस, जितना भी सरकार चावल और गेहूं परचेज करती है सभी जगह से, वैसे तो 1/3 जो परचेज करती है, 1/3 जो राइस क्रॉप जो परचेज करती है, ये इसी में परचेज करती है, यानी कि वीट और राइस ही इसके टोटल प्रोक्योरमेंट का 1/3 हिस्सा होता है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा सिर्फ 2 ही स्टेट, हरियाणा और पंजाब से जो है ये परचेज करती है, राइट। तो दूसरी स्टेट्स का क्या? तो दूसरी स्टेट से अगर ये परचेज नहीं करेगी तो क्या होगा? वहां के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर आसान सिंपल शब्दों में कि जो एमएसपी के प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है वो आप ये कह सकते हैं कि वो उतनी ठीक नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये चीज आप मेंशन करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या फिर इक्वल बेनिफिट जो है वो हर एक स्टेट में नहीं मिल पा रहा है। अनइक्वल बेनिफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो प्रोवाइड करा रही है सरकार, जो प्रोक्योरमेंट के मामले में, राइट, कि स्टेट में किसानों से जो परचेज कर रही है वो हर एक स्टेट के अंदर इक्वली जो है वो परचेज नहीं किया जा रहा। तो दिस इज द मेन थिंग। और इसके अलावा जो ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है सरकार का, कि सरकार जो किसानों से परचेज करती है ग्रेन्स को, ये मिडिल मैन के माध्यम से, कमीशन एजेंट के माध्यम से, एपीएमसी के अधिकारियों के माध्यम से ये ग्रेन्स को परचेज करती है किसानों से, राइट। तो ये भी एक बड़ी दिक्कतें आती है स्पेशली छोटे किसानों में, राइट। स्मॉलर फार्मर्स जो होते हैं उनको इन सब चीजों का एक्सेस नहीं मिल पाता, राइट, मंडीज वगैरह का। तो ये बड़ा इशू जो है वो फेस करते हैं कई सेंस में, कई बार। और फिर करप्शन का एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। करप्शन इज द मेजर इशू, राइट। और इसके अलावा जो मैंने आपको ऑलरेडी वीट वाला इशू जो है वो बता ही दिया है। एक शांता कुमार कमेटी थी 2015 की, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया, ओनली 6% ऑफ द फार्म हाउस होल्ड सेल वीट एंड राइस टू द गवर्नमेंट एट एमएसपी रेट्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सिर्फ 6% ही जो किसान है वो वीट और राइस जो है वो सरकार को देते हैं, सिर्फ 6% किसान। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो यानी कि कहीं ना कहीं एमएसपी से किसानों को भी जो है वो उतना बेनिफिट नहीं है, राइट। तो ये चीज है। बट अभी आप बोलोगे सर अभी तो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें किसान जो है वो एमएसपी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं।
तो किसान एमएसपी की डिमांड तो कर रहे हैं, बट किसानों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। कैसे नहीं मिल पा रहा, इसका आप अर्थ समझिएगा। इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि सरकार उनसे परचेज नहीं कर रही है। बट अगर सरकार, लेट्स से कि अगर सरकार उनसे परचेज करना शुरू भी कर दे तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर मान लेते हैं हम एमएसपी को लीगलाइज कर दें, तो नीति आयोग के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं रमेश चंद, इन्होंने इस चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू किया और एक बहुत बढ़िया बात बोली है। इन्होंने ये रीजन दिया है कि एनी फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड प्राइस विल पुश अवे प्राइवेट ट्रेडर्स व्हेनेवर प्रोडक्शन इज मोर देन डिमांड। होगा ये कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो दूर भाग जाएंगे अगर आप इसको लीगलाइज कर दोगे तो। अब आप बात को बहुत आसान तरीके से समझिएगा। अभी हम मान लेते हैं कि एमएसपी लागू हो गई, ठीक है, इसको हम लीगलाइज कर देते हैं, राइट। सभी स्टेट्स के अंदर अब स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो किसानों से परचेज करेंगी, राइट, क्रॉप्स को, राइट, एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एक निर्धारित प्राइस पर। अभी लेट से कि 10 रुपए एक निर्धारित प्राइस है, हमने ये चीज मान ली। अभी तो मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। लेट से कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो 10 रुपए का माल भी किसानों से परचेज कर कर उसको जो है वो बेच डाल रहे हैं 15 रुपए में, राइट, 12 रुपए में, 13 रुपए में। तो बहुत बढ़िया कहानी चल रही है क्योंकि डिमांड है। अगर ये डिमांड गई एकदम से एक क्रॉप की, राइट, लोगों ने उसको परचेज करना अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया, राइट, एक क्रॉप को, जैसी उसकी डिमांड, या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्शन हाई हो गया। प्रोडक्शन, अब हमें सीधी सी चीज पता है कि अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड को वो फुलफिल कर देगा। अब जब सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हमारे पास माल बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि मान लेते हैं कि किसी समय फसल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उपजाऊ हम लोग को देखने को मिली, बहुत प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो जब प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा हो गया और डिमांड पूरी कंप्लीट हो गई, उस प्रोडक्शन ने डिमांड को फुलफिल कर लिया, तो जो सरप्लस वाली जो चीज होगी ना, उससे पीछे हट जाएंगे प्राइवेट ट्रेडर्स। और इसका जो बर्डन पड़ेगा वो सरकार के ऊपर पड़ेगा क्योंकि सरकार ने इस चीज को लीगलाइज कर दिया। अब सरकार को तो लेना ही है किसान से। अब जब सरकार लेगी, जो कि सरकार ऑलरेडी फूड सब्सिडी पर सबसे ज्यादा पेमेंट खर्च कर रही है, यानी कि फूड के ऊपर सबसे ज्यादा सरकार जो है वो खर्चा कर रही है, स्पेंड कर रही है, तो सरकार के ऊपर बर्डन आएगा। एंड सरकार के ऊपर बर्डन आने का सीधे सीधे मतलब है कि सरकार इस बर्डन को ट्रांसफर करेगी टैक्स पेयर्स के पास और टैक्सेस बढ़ जाएंगे और फिर एक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, महंगाई, मुद्रास्फीति हम लोग को देखने को मिलेगी। तो दिस इज द होल थिंग इन इकोनॉमिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आई कि कैसे चीजें कनेक्ट हुई आपस में। ये कनेक्टिविटी आप समझो कि एमएसपी बुरी नहीं है, ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को जो है वो चैलेंज किया था, राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, और चाइना जो है वो हार गई थी। चाइना जो है ये मतलब चाइना ने क्या किया था, वहां पर एक मार्केट प्राइस सपोर्ट करके इस फॉर्म में जो है हमें देखने को मिला था कि एग्रीकल्चर के प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया था कि जिससे कि बेनिफिट वहां के जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उनको बेनिफिट, यानी कि फार्मर्स को बेनिफिट जो है वो मिल सके। चाइना ने ऐसा किया था, बट इसके कारण क्या हुआ, एक्सपोर्ट महंगा हो गया, यानी कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट महंगे हो गए। जैसे कि हम इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करती है, हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग भी काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फार्म एक्सपोर्ट्स 11% है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज का, यानी कि वर्तमान में कृषि निर्यात का कुल निर्यात मदों में 11% हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टोटल एक्सपोर्ट में हम लोग 11% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एक तो बेस हो गया, राइट, एक प्रोडक्ट से कम की वैल्यू में आप उसको बेच नहीं सकते, है ना। तो अब ये प्राइसेस अगर हाई हो जाएंगे तो क्या ये एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या ये कंपीट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स पे? नहीं कर पाएंगे। और इसके कारण से दूसरी कंट्रीज भी जो है वो चैलेंज करेंगी, जैसे कि यूएसए और चाइना के केस में भी हमने देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के ऊपर जो है वो केस कर दिया कि ये तो पैसे जानबूझकर जो है बढ़ा रहा है अपनी डोमेस्टिक सपोर्ट के नाम पर, राइट। इसके कारण से इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं वेरियस कमोडिटीज के। अब आप बात को समझो कैसे इंटरनेशनल प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। तो लेट्स से एक आलू है, ठीक है, आलू का प्राइस अगर मान लेते हैं 50 रुपए है, तो आलू से जो चिप्स बनते हैं उनका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, अभी ये बेस लेवल है। एक आलू भी हम मान लेते हैं कि 5 रुपए का है, तो अगर आलू 6 रुपए का होगा तो ये चिप्स का पैकेट भी तो 11 रुपए का या 12 रुपए का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो फिनिश्ड गुड के प्राइस भी तो इंक्रीज होंगे। ये बेसिक सा इकोनॉमिक्स है, ये तो आपको पता ही है। तो इन्फ्लेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस चीज को समझो आप। और ये
इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबल लेवल पर भी महंगाई को बढ़ा सकता है। तो इसी चीज को चैलेंज किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने WTO के पास, और फिर चाइना जो है वो केस हार गया था। तो सेम चीज ये है कि हमारा एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होगा। अगर प्राइस हम बढ़ा देंगे तो क्या मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हमसे चीजें परचेज की जाएंगी? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट दूसरे स्टोर को जो है वो देखेगा, दूसरी कंट्री को देखेगा उससे परचेज करने के लिए। तो दीज आर ऑल एरियाज जिस पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो MSP अच्छा है, बट इस पर कदम हमें सोच समझकर उठाने हैं। अगर हमने इसको लीगलाइज कर लिया तो दैट कैन बी और मे बी ह्यूज बर्डन फॉर टैक्स पेयर्स, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार तो जो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी जेब से रेवेन्यू जाएगा तो वो टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट कर देगी टैक्स पेयर के ऊपर। दैट विल बी अगेन अ ह्यूज प्रॉब्लम, या फिर कंट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाएगा। अगर सरकार दूसरी कंट्री से लोन वगैरह लेना शुरू कर देगी तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, राइट। बहुत सारी इससे जुड़ी जो है वो परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है। तो हर एक एरियाज को आपको कैप्चर करना है और सोचना है। यही होती है सिविल सर्विसेज की प्रॉपर प्रिपरेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं MSP क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा और ये पूरे एंगल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।